गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि आप सभी को पता है पेपर आने वाले हैं। एग्ज़ाम जो हैं आपके जून में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रॉपरली कवर करवा दिया है। इसमें हम बात करेंगे यूनिट थर्ड के पार्ट 1 की। ये आपकी हिस्ट्री की वीडियो रहने वाली है। गॉट इट। अब इस यूनिट का नाम है भारत पर अंग्रेजी शासन का आर्थिक प्रभाव। यानी कि हमने यूनिट 2 में देखा कि कैसे बंगाल मैसूर पे जैसे अंग्रेजी शासन कैसे आता है, भारत में अंग्रेजी शासन कैसे धीरे धीरे कैसे आया, हर राज्य में कैसे आया। मैसूर का पढ़ा हमने, बंगाल का पढ़ा और भी कई सारी जगहों का पढ़ा था कि कैसे जो अंग्रेज जो थे वो भारत के अंदर आए। अब जब वो भारत के अंदर पूरी तरीके से आ गए तो उनका हमारे देश पर, हमारे भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। चाहे वो आर्थिक प्रभाव हो, चाहे वो कृषि को लेकर हो, व्यापार, मतलब बेसिकली आर्थिक में वही आता है। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे जब वो अंग्रेजी जो कंपनी है हमारे देश में आई, हमारे भारत में आई, उसके बाद हमारे भारत की स्थिति जो है वो कैसी हो गई थी उस टाइम पर। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमारा चैनल है टेलीग्राम पर। आप सर्च कर सकते हैं फ्री स्टडी DM23, फ्री स्टडी DM23। ईज़िली आपको चैनल मिल जाएगा। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो उसका लिंक जो है वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो वहाँ से आप इजीली ज्वाइन हो सकते हैं और आने वाली छोटी बड़ी सभी अपडेट वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। और कोई डाउट वगैरह होता है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश शासन से पहले की भारत की स्थिति। यानी कि जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में नहीं था, यानी जब मुग़ल साम्राज्य था। बेसिकली जब ब्रिटिश शासन से पहले क्या था, मुग़ल शासन था। तो मुग़ल शासन के टाइम पर हमारे देश की स्थिति कैसी थी, भारत की स्थिति कैसी थी। भारत जो था वो आत्मनिर्भर था। कृषि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। उद्योग विकसित थे, व्यापार उन्नत स्तर पर थे, यानी बहुत ज़्यादा विकसित स्तर पर थे। भारत का कपड़ा जो था वो सारे विश्व में निर्यात होता था। यानी पूरे ही विश्व में हमारे भारत का कपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस था और निर्यात होता था। अब ये तो हमने शॉर्टकट में पढ़ा कि उसके पहले की स्थिति, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उससे पहले की स्थिति। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि बाद की स्थिति, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो बाद की स्थिति हमारे देश में कैसी हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ। विघटन कैसे हुआ उसको हम समझते हैं। देखो, भारत में इंग्लैंड की मशीनों से बने सामान का आयात बढ़ने लगा। ये आई होप आपने 12th या 11th के हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि कच्चा माल हमारे देश से इंग्लैंड जाता था और इंग्लैंड में जो ये अंग्रेज़ थे इंग्लैंड में सामान बनाते थे मशीनों के द्वारा और वापस भारत में आकर ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो भारत में क्या हो रहा था, आयात बढ़ रहा था इंग्लैंड की मशीनों से बने, यानी ऐसे सामान का आयात बढ़ा जो कि मशीनों से बना था सामान। ठीक है। आयात बढ़ने के लिए अधिक से अधिक बंदरगाह खोलने की नीति अपनाई थी। देश के हर भाग को बंदरगाह से जोड़ा गया ताकि जो इनका सामान है वो हर देश के कोने कोने तक सप्लाई हो सके। बंदरगाह से जुड़ने के लिए रेलवे तथा यातायात के साधन विकसित किए। परिणाम क्या आया इसका, परिणाम आयात के भारत पर घरेलू उद्योग तथा बाजार उजड़ने लगे। यहाँ उड़ने लिखा है, उजड़ने लगे। यानी कि जैसे जैसे भारत के अंदर इनका सामान आया, इंग्लैंड से बनी मशीनों का सामान आया, तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि घरेलू जो उद्योग थे ना वो उजड़ने लगे। क्यों? क्योंकि जो भारत के लोग थे उस टाइम पर वो हाथ से चीज़ों को बनाते थे और उसमें उनकी मेहनत ज़्यादा लगती थी और वो अपने मेहनत के पैसे रखते थे और उसी दाम पर उसको बेचते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने क्या करा, कच्चे माल को भारत से बहुत कम दाम में इंग्लैंड ले गए और इंग्लैंड में मशीनों के द्वारा बनाया। वहाँ पे मशीनों से बना तो कोई भी मतलब ना आपको श्रमिक, मतलब श्रमिक की ज़रूरत तो है लेकिन इतने श्रम की ज़रूरत यानी हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो उनको इतने हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिसके वजह से उनका माल जो है वो सस्ता बना और सस्ता दामों में आके उन्होंने वापस आकर भारत में उसी चीज़ को बेचा। तो इससे क्या हुआ, अब मान लो कोई भी कपड़ा है, अगर एक कपड़ा यहाँ पर बुनकर बना रहा है हमारा, ये हमारे भारत का, और यहाँ पर वही कपड़ा बना रहा है इंग्लैंड। अब ये तो भाई हाथ से बना रहा है भारत में जो थे बुनकर वगैरह। अब इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में मशीनों से बन रहा है, यानी कि फटाफट बन रहा है, कोई श्रम नहीं लग रहा है, और ये वापस आकर उसी कपड़े को बेच रहे हैं यहाँ पे 50 रुपये में, और ये भारत में ही भारत के बने कपड़े को बेच रहे हैं 100 रुपये में। अब लोगों को क्या पता, देखो उस टाइम पर लोगों को भी क्या करते, अब आप भी क्या करते हो, जहाँ सस्ता होता है वहीं भागते हो ना। तो वहाँ पर भी उस टाइम यही स्थिति थी, लोगों को जो सस्ता मिला लोगों ने उसकी तरफ बढ़ना स्टार्ट किया। तो 50 रुपये वाले कपड़े की तरफ लोगों ने बढ़ना स्टार्ट किया, और भारत के कपड़े जो भारत में बिक रहे थे 100 रुपये में, उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जिसकी वजह से जो घरेलू उद्योग थे वो उजड़ने लगे, बाज़ार जो हैं वो उजड़ने लगे, और मशीनें वाली जो वस्तुएं थी वो भारत में आने लगी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे उद्योग जो हैं वो बंद हो गए। और देखो अब यहाँ पर हुआ क्या कि कुछ उद्योग बंद हो गए और कुछ उद्योग जो है वो मंद हो गए, और जो बहुत थोड़े शिल्पकार बच रहे थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी माल की कीमतों को कम करा तो लाभ भी उनको कम मिला, लाभ कम मिला तो उन्होंने क्या करा, अपने जीवन स्तर को गिराया, यानी उनको अपने जीवन स्तर को गिराना पड़ा। भारत का कपड़ा उद्योग विश्व में प्रसिद्ध, पूरे विश्व में, तथा ईस्ट इंडिया कंपनी भी बड़ी मात्रा में भारत से इंग्लैंड के लिए माल खरीदती थी। यानी कि उस टाइम पर हमारा भारत का कपड़ा इतना ज़्यादा फेमस था कि पूरे इंग्लैंड में हमारा कपड़ा ही वहाँ पर जाया करता था। इसके बाद भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फेमस था, बढ़ते हुए लोकप्रियता के कारण, यानी बढ़ते मतलब इतना ज़्यादा फेमस था ना, इस फेमस होने के कारण इंग्लैंड में क्या हुआ, 1700 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने एक अधिनियम पास किया, जो कि अधिनियम था 1700 का अधिनियम। उस अधिनियम के अंतर्गत ये था कि इंग्लैंड में सूती कपड़ा पहनने की रोक लगा दी, यानी कि सूती कपड़ा पहनने से मना कर दिया। उसके बाद फिर भी कुछ काफ़ी लोगों ने वहाँ पर कपड़ा कम कर दिया, लेकिन फिर भी जिनको पसंद था वो छुप छुप कर कपड़ा पहनते थे। तो 1720 में क्या होता है, 1720 में इंग्लैंड सरकार द्वारा उठाए गए कदम, वो एक कदम उठाती है इंग्लैंड की सरकार। उसमें क्या होता है कि भारत से आयात पर 68% कर, ताकि कपड़ा इतना महंगा हो जाए ताकि उसे कोई खरीद ना पाए। यहाँ पे होता क्या है, 1720 में इंग्लैंड क्या करती है, जो भारत से कपड़ा आयात होता था ना, यानी जो कपड़ा आता था इंग्लैंड में, उस पर उन्होंने कर पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कर वृद्धि कर दी, 68% टैक्स लगा दिया, ताकि कपड़ा इतना महंगा हो जाए कि इंग्लैंड के अंदर कोई भी वो कपड़ा खरीदे ही ना, और ना ही उस कपड़े को पहने। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी ना, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, जो भारतीय उद्योग थे उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट आपका यही है कि इंग्लैंड की मशीनों से बना सामान भारत में भारी आयात होने लग गया। सेकंड, इंग्लैंड का सामान सस्ता, भारतीय सामान महंगा। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इनका सामान जो है ये लोग हाथ से बनाते थे और अपना मेहनत का पैसा रखते थे। अब इंग्लैंड का सामान जो है वो मशीनों से बन रहा था, तो वहाँ का सामान सस्ता था और यहाँ का सामान महंगा था। उसके बाद जो भारतीय सेना का सामान था वो भी इंग्लैंड से आने लगा था, जिसकी वजह से उद्योग जो है वो बंद हो गए थे और बेरोजगारी बढ़ी थी। छोटे बड़े लघु तथा कुटीर उद्योग बंद हो गए और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ गया था, जिसकी वजह से भारतीय जो उद्योग थे कुछ तो मंद हो गए और कुछ बंद हो गए। इसके बाद है कि वहाँ के गांव पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक जीवन पर। आर्थिक जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया। लाखों किसान जो कृषि कार्य से अवकाश मिलने पर खाली समय में बुनाई आदि द्वारा अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा इनकम जो करते थे, इस प्रकार की सुविधा भी बंद हो गई, क्योंकि जब वो बुनाई करते थे, बुनाई करके वो स्वेटर कपड़ा वगैरह बनाते थे। अब वो कपड़ा वगैरह कहाँ से आने लगा, इंग्लैंड से आने लग गया, तो इनकी ये जो एक्स्ट्रा इनकम थी वो भी बंद हो गई। और ये जो थे प्रतिस्पर्धा ना कर पाए, यानी भारतीय किसान जो थे या भारतीय उद्योग जो थे या
जो भारतीय जो लोग थे वो कंपटीशन नहीं कर पाए। इंग्लैंड से जो वस्तुएं आती थी और जो हमारी भारतीय वस्तुएं थी वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर पाई। भाड़े पर काम करने वाले तथा गरीब किसान बनकर ही रह गए। जो आर्थिक जीवन यानी गांव के जो लोग थे वो किसान बनकर ही रह गए, या ये बोलो कि भाड़े पर काम करने वाले बनकर ही रह गए। उसके बाद है यहाँ पे कि भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। कृषि जो है ना वो धीरे धीरे और दरिद्र होती चली गई। दरिद्र का मतलब ये होता है कि मतलब निचले स्तर पर होती चली गई, क्योंकि क्या हो रहा था वहाँ पर, को किसी को काम नहीं मिलता था, सब बेरोजगार थे, तो सभी लोग कृषि कर रहे थे। अब जहाँ पर 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 15-15 लोग कार्य कर रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि कृषक यानी किसान किसान जो है वो धीरे धीरे दरिद्र होते चले गए यानी गरीब होते चले गए। कृषि उत्पादन स्थिर हो गया। कृषि पर कर अधिक लगने लग गया। शासन की आय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर ही था। यानी कि जो टैक्स आता था भूमि से, वही एक जो टैक्स था वो शासन की आय, शासन की इनकम का मतलब मेन सोर्स था। राज्य प्रशासन का सारा भाग कृषकों के कंधे पर पड़ा। यानी जो वहाँ का राज्य प्रशासन था तो उन सभी का सारा जो बोझ था वो कृषकों के कंधों पर पड़ा। कृषकों के कंधे पर कैसे, मतलब उनसे कर इतना लिया गया ना, क्योंकि कर से ही वहाँ पर जो उनका राज्य था वो टैक्स से ही चलता था। जो किसानों से कर मिलता था, जो भूमि से कर मिलता था, जो कृषि से कर मिलता था, तो वो उस मतलब बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है कि सारा का सारा जो बोझ था ना वो किसानों के कंधों पर ही था। शासन का सारा बोझ किसानों के कंधों पर ही था। यानी जो शासन जो चल रहा था जिन पैसों से, वो किसान के पैसों से ही चल रहा था एज अ टैक्स। उसके बाद जमींदारों ने भी कृषक का खून पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ पाओगे पार्ट 2 में, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि ज़मींदार भी जो है ना वो कृषकों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे। आपको पता नहीं होगा लेकिन आपको ना नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी क्या होता था। जो यहाँ पे ब्रिटिश जो होता था ना वो डायरेक्ट किसान से कर नहीं लेता था, वो बीच में लेके आता था ज़मींदार को। जो ब्रिटिश थे वो ज़मींदार को कहते थे कि तुम जाके टैक्स लेके आओ इतना। मान लो इन्होंने बोला कि आपको 50% टैक्स लेना है, लेकिन ये क्या करते थे, ये कृषि से मतलब किसानों से 70% का टैक्स लेते थे, जिसमें से 20% ये किसान अपनी जेब में रखते थे और 50% जो है वो ब्रिटिश को देते थे। तो इनके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 30%। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि ज़मींदारों ने भी कृषि का खून पीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 में हम बात करेंगे बेसिकली स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।